हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना। अभी तक हम 11वीं के चैप्टर्स की बात कर रहे थे। आज से अपना 12वीं के चैप्टर्स भी हमारे चालू हो जाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से सारी स्टडी यहाँ पर अध्ययन करने को प्राप्त होगी। ठीक है ना। चलो तो हम आज बात करते हैं 12वीं बायोलॉजी सब्जेक्ट के सबसे पहली यूनिट के, और इसमें जो फर्स्ट यूनिट आती है, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 4। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है जनन। क्या होता है? जनन। सेकेंड चैप्टर जो होता है वो होता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है ना। लैंगिक जनन फर्स्ट कौन सा रहेगा? जनन। सेकंड कौन सा रहेगा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट में, तो यहां पर आएगा मानव जनन। कौन सा आएगा बच्चों? मानव जनन। ठीक है ना। और नंबर 4 पर आएगा फोर्थ चैप्टर जनन स्वास्थ्य। क्या आएगा बच्चों? जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें अभी तक ये एनसीईआरटी ने जनन चैप्टर्स को क्या करके रखा है? अपने सिलेबस से आउट करके रखा है। और इसमें यूनिट फर्स्ट में आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। लेकिन मैं आपको बेसिक जानकारी के हिसाब से, जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, वो जनन में होती है। और इस टॉपिक को थोड़ा बहुत हम जो मेन बातें होती है, मुख्य बातें, उनको मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम में पूछेगा या नहीं पूछेगा। जायज सी बात है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम अपने बेसिक ज्ञान के बारे में अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे को थोड़ी बहुत इस चैप्टर के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद जायज सी बात है, आप समझो इसको, ये बेसिक टॉपिक है। उसके बाद हम पुष्पीय में पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, इस जनन की ही बात करेंगे। तो जब हमारे को बेसिक पता रहेगा ना, तो जायज सी बात है हमारे को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम जनन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जनन, है ना। ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे रब कर देने दो। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो रहता है जनन। और जनन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जितने भी जीव है, सभी जीवों की मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। सभी जीवों की मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है ना। ये बात एक कटु सत्य है, ये बात एक कटु सत्य है। ठीक है ना। सभी जीवों की क्या होती है? मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है ना। इसी को हम ध्यान में रखते हुए अब जब मृत्यु हो रही है तो आप समझो जीवों की जनसंख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है, या जीवों की जाति विलुप्त क्यों नहीं हो रही है? कमी या फिर विलुप्त क्यों नहीं हो रही है ना। इस क्वेश्चन का हमारे को आंसर देना है, क्यों नहीं हो रही है। तो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्यों नहीं हो रही है, इसी की बात कर रहे हैं। तो इसी की बात करने के लिए हम बात करते हैं कि जीव क्या करते हैं? जीव जनन करते हैं। सबसे पहली बात तो कि सभी जीवों की मृत्यु निश्चित होती है, ये हमारे पता है। इसमें हम बात करते हैं कि जीव का जन्म होता है और जन्म से लगाकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, जन्म से लगाकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को कहा जाता है जीवन अवधि। क्या कहा जाता है? जीवन अवधि, है ना। जन्म से लगाकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि। दिख रहा है ना बच्चों आपको? मैं चलो ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूं। हम बात कर रहे हैं जन्म से लगाकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जीवन अवधि। क्या कहते हैं?
जीवन अवधि, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं बात बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक मृत्यु, हम पहले मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक होती है मृत्यु की बात कर रहे हैं, मृत्यु दो प्रकार की, एक होती है जैविक मृत्यु। क्या होती है? जैविक मृत्यु। जैविक मृत्यु को ही हम कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। क्या कहा जाएगा बेटा? प्राकृतिक मृत्यु। सेकेंड बात होती है यहाँ पर चिकित्सीय मृत्यु। कौन सी मृत्यु होती है? चिकित्सीय मृत्यु। दो प्रकार की मृत्यु होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आपकी बेसिक जानकारी के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए इस बात का, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं मृत्यु कितने प्रकार की? दो प्रकार की, या तो प्राकृतिक मृत्यु या जैविक मृत्यु, या फिर होती है चिकित्सीय मृत्यु। अब समझो इस बात को कि चिकित्सीय मृत्यु की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो बातें होती है। अगर नाड़ी जो गति होती है, नाड़ी गति बंद हो जाए। क्या बंद हो जाए? नाड़ी गति, ठीक है ना। नाड़ी गति बंद हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं हृदय धड़कन बंद हो जाए। क्या बंद हो जाए बच्चों? हृदय धड़कन। नाड़ी गति बंद हो जाए, हृदय धड़कन बंद हो जाए, मतलब डॉक्टर बोल दे कि इसकी नाड़ी गति और हृदय धड़कन बंद हो गई है, मतलब वो कौन सी मृत्यु है बेटा? चिकित्सीय मृत्यु। कौन सी मृत्यु रहेगी? चिकित्सीय मृत्यु। उसके आगे देखो क्या होता है फिर उसके बाद। चिकित्सीय मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती है, क्योंकि उस समय पर हम बोल सकते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं की मृत्यु नहीं होती है। जब तक समस्त कोशिकाओं की मृत्यु नहीं होती है, तब तक हमारी जैविक मृत्यु नहीं होती है। और समस्त कोशिकाओं की मृत्यु हो जाए, समस्त कोशिकाओं की मृत्यु हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? जैविक मृत्यु। क्या कहा जाएगा बेटा? जैविक मृत्यु। बात को समझो, मैं आपको बोल रहा हूं मृत्यु दो प्रकार की है। हम बात कर रहे हैं जनन की, तो जनन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे को ये बातें ध्यान रखना है कि सभी जीवों की मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है। ये जीवन का अंतिम सत्य है, हमारे को पता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, ठीक है ना। अब जीवों की मृत्यु हो रही, उसके बाद भी जीवों की जनसंख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है, या फिर विलुप्त क्यों नहीं हो रही है, इसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे को आगे चलकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि जन्म से लगाकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। इसमें हर जीव अपनी अपनी विभिन्न अवस्थाओं को होकर आगे निकलता है। अंतिम समय में, जैसे अगर मानव की बात करते हैं, तो मानव का जन्म होता है, जन्म के बाद बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था आती है, युवा के बाद वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद उसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। इसको ही हम कहते हैं जीवन अवधि। तो इसके बीच के समय को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि। मृत्यु में आपको बता रहा हूं, मृत्यु कितने प्रकार की? एक जैविक मृत्यु, या इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, और दूसरी होती है चिकित्सीय मृत्यु। चिकित्सीय मृत्यु का मतलब क्या? नाड़ी गति का बंद होना या फिर हृदय धड़कन का बंद होना ही क्या कहलाता है? चिकित्सीय मृत्यु। इसके बाद भी हमारे शरीर में कोशिकाएं जीवित रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है ना। एक बार हृदय ने मतलब रक्त को पंप कर दिया, तो पंप करने के बाद सर्कुलेशन चल रहा है, जिससे कि हमारी कोशिकाओं की मृत्यु नहीं हो पाती। अगर हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं की मृत्यु अगर हो जाती है, तब हम बोलेंगे चिकित्सीय मृत्यु। और इसी के बीच में एक क्रिया की जाती है चिकित्सीय मृत्यु के बाद, चिकित्सीय मृत्यु के बाद, और उस क्रिया को कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। क्या कहा जाता है बेटा? अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण का कार्य हम कब कर सकते हैं? तो चिकित्सीय मृत्यु के बाद और जैविक मृत्यु के पहले। चलो, इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर, समझ में आ गई है। जीवन अवधि की बात कर लेते हैं। अब जो जीवन अवधि होती है, वो होती है, जीवों में हम बात कर रहे हैं, जीवों में एक दिन से लगाकर हम बात करते हैं तो हजारों साल तक होती है। एक दिन से लगाकर हजारों साल तक की होती है। हजारों वर्ष लिख सकते हैं, हजारों वर्ष तक की होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी जीवों की इतनी नहीं होती है।
हम बात कर रहे हैं इसमें यहाँ से कम कितनी होगी, एक दिन, और ज्यादा से ज्यादा हम कितनी बोल सकते हैं, हजारों वर्ष, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे जीवों की जीवन अवधि आ जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं तो सबसे पहली आती है मेफ्लाई। कौन आती है बेटा, मेफ्लाई। इसकी जीवन अवधि होती है एक दिन। कितनी होती है, एक दिन। सबसे ज्यादा होती है सिकोया। कितनी होती है, सिकोया बेटा होता है, सिकोया एक पौधा होता है, इसकी होती है 3000 वर्ष। कितनी होती है बेटा, 3000 वर्ष, ठीक है ना। ये अब मैंने बोला मेफ्लाई, इसकी जीवन अवधि मात्र एक दिन की है। सिकोया की कितनी होती है, 3000 वर्ष होती है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि हम मानव की बात करते हैं तो मानव की औसतन जीवन अवधि होती है 60 से 70 वर्ष। कितने वर्ष होती है बेटा, 60 से 70 वर्ष। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यही बात कर रहे थे हम कि ये क्या चीज होती है, जीवन अवधि क्या है, मृत्यु क्या है, ठीक है ना। ये सारी बातें अब आपको पता है कि मृत्यु हो रही है, हाँ हो रही है, मतलब अगर कोई जीव का जन्म हुआ है, मृत्यु होगी। तो आप ही मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे को देना है कि फिर जीवों की जनसंख्या या जीवों की जाति या समष्टि में, जीवों की जाति या समष्टि की बात करते हैं तो वो विलुप्त क्यों नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे हैं, विलुप्त, या फिर उनकी कमी क्यों नहीं आ रही। तो इसी के लिए बात करते हैं कि इसको हम समझ सकते हैं कि जीव कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया कर रहा है, जीव कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया कर रहा है जिससे उसकी निरंतरता बनी हुई है। क्या बनी हुई है, निरंतरता। तो जीव अपने जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति या समष्टि को बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही समान संतति को उत्पन्न करे। किसके समान, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करे, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यही बातें, इन बातों को मैं एक बार रब कर देता हूं, उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम फिर जनन के बारे में बढ़ रहे। ये बेसिक बातें थी, ये हमारे को पता होनी चाहिए थी। वैसे बहुत सारे जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, ठीक है ना, हम जानते हैं, हम इस बात को पढ़ सकते हैं। वैसे देखो, इसमें से मैं क्वेश्चन नहीं आने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बस मैं केवल आपको इसकी बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि हाँ ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ जाए। जनन की बात कर लो बेटा, जनन क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में निरंतरता क्यों बनी हुई है। तो जो जीव होते हैं, जीव अपनी जाति या समष्टि को बनाए रखने के लिए, समष्टि को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, बनाए रखने के लिए, अपनी जाति और समष्टि को बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है। इसी को बेटा क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। अपने ही समान का मतलब हमारे को क्लियर होना चाहिए। अपने ही समान कहने का अर्थ है कि मानव है तो मानव के समान संतान उत्पन्न होगी। अगर कोई से जानवर है, जैसे कि हम बात करते हैं घोड़े की संतान घोड़े के समान, अगर मान लो कि हम बात कर रहे हैं गाय की संतान गाय के समान, ठीक है ना, मतलब अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। ये बात क्लियर हो गई है बेटा, ठीक है। अब जनन की बात करते हैं तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन होते हैं 2 प्रकार के, जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। सबसे पहला होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है बेटा, अलैंगिक जनन, ठीक है ना। सेकेंड हमारे पास में होता है लैंगिक जनन। कौन सा होता है बेटा, लैंगिक जनन, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है। जनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्या होता है अलैंगिक जनन और एक क्या होता है लैंगिक जनन, ठीक है ना। चलो इसमें बात करते हैं। अलैंगिक जनन में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। कितना जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है। बात समझ में आ रही है बेटा। अलैंगिक जनन में केवल कितना जनक भाग लेता है, एक जनक। इधर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं, ठीक है सर। समझ में आ रहा है हमारे को बातें, ठीक है ना।
चलो सेकेंड बात करते हैं। अब यहाँ पर केवल एक जनक भाग ले रहा है तो यहाँ पर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। युग्मक मतलब मैं आपको बोल दूं तो या तो शुक्राणु बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अंडाणु, या युग्मक को हम इंग्लिश में कहते हैं गेमेट्स। क्या कहते हैं? गेमेट्स। तो शुक्राणु या अंडाणु की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। युग्मक की हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के युग्मक नहीं चाहिए क्योंकि जनक कितना है? जनक केवल कितना है? एक। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर युग्मक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? युग्मक की आवश्यकता होती है। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर कितने जनक होते हैं? दो। और युग्मक की बात करें तो एक कौन सा हो जाता है? शुक्राणु, और एक कौन सा हो जाता है? अंडाणु। बात क्लियर है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट बात करते हैं। अब सर युग्मक नहीं आ रहे हैं तो हम बोलते हैं निषेचन एक क्रिया होती है। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, युग्मन करते हैं, तो उससे एक संरचना बनती है, उसको हम कहते हैं युग्मनज, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम निषेचन। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर आया है अंडाणु और ये है शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर बनता है युग्मनज। क्या बनता है बेटा? युग्मनज। और युग्मनज को कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट। और ये जो क्रिया हो रही ना, इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन, या इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब मुझे बताओ, युग्मक ही नहीं यहाँ पर आ रहे हैं, युग्मक की आवश्यकता ही नहीं है, तो मुझे बताओ निषेचन की क्रिया होगी क्या? सर कैसी बात कर रहे हैं, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि युग्मक ही नहीं है तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर होता है निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है ना। निषेचन की क्रिया होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है? युग्मक। हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, युग्मक है, निषेचन की क्रिया होगी। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट बात यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? युग्मनज नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? युग्मनज नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो इधर युग्मनज क्या होगा? बनेगा। युग्मनज क्या होगा? बनेगा, ठीक है ना। इतने से समझ जाना। नेक्स्ट बात हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होती है, जो संतान देते हैं ना, वो हूबहू अपने जनक के समान रहती है। अपने जनक के समान रहती है, हूबहू सेम टू सेम अपने जनक के समान रहती है, जिसको हम कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं बेटा? क्लोन। तो मुझे बताओ क्लोन किससे उत्पन्न होंगे? अलैंगिक जनन से। तो जाहिर सी बात है इधर नहीं होंगे, ठीक है ना। इधर क्लोन उत्पन्न नहीं होते हैं, ये बात समझना। क्यों? क्योंकि यहाँ दो जनक है, 50% लक्षण एक जनक से, ठीक है ना, और 50% लक्षण दूसरे जनक से आते हैं, इसलिए यहाँ पर हूबहू संतान उत्पन्न नहीं होती है। अगली बात, ये जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत तेजी गति से होती है। कैसी होती है? तेजी गति से होती है। तो जायज सी बात है समय क्या लगेगा? तो सर समय कैसा लगेगा? कम लगेगा। कैसा लगेगा? कम। बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इधर बात करते हैं, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ये धीमी गति से होती है। कैसी होती है बेटा? धीमी गति से होती है, ठीक है ना। सर सीधी सी बात है, धीमी गति से हो रही है मतलब समय कैसा लगेगा? समय कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। कैसा लगेगा बेटा? ज्यादा, ठीक है ना। तो ये होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कुछ अंतर है, कुछ बेसिक बातें मैंने अभी बताई आपको, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें और कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी इसके प्रकार आते हैं। लैंगिक जनन की थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इस चैप्टर में हम कोई ज्यादा बात नहीं करें। हमारा डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा और उसमें हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है बेटा, यहाँ तक की जानकारी कल थोड़ी बहुत और कर लेंगे। आज यहाँ तक अपने सेशन को अपन क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में। चलो धन्यवाद, ठीक है, ओके।